नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शेष नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हरियाणा की वरिष्ठ नेता चंद्रावती का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने रोहतक पीजीआई में आखिरी सांस ली। पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं चंद्रावती। प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता, पहली महिला विधायक भी रही। हरियाणा की राजनीति में कई दशक तक उनका दबदबा रहा। अंतिम संस्कार में उनके परिजन शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। इसके चलते डॉक्टर्स की टीम ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। तो कई दशक तक हरियाणा की राजनीति में उनका दबदबा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा की वरिष्ठ नेता चंद्रावती का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने रोहतक पीजीआई में अंतिम सांस ली। पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी चंद्रावती रह चुकी हैं। प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता और पहली महिला विधायक भी रही। हरियाणा की राजनीति में कई दशक तक उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। अंतिम संस्कार में उनके परिजन हालांकि शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उनका अंतिम संस्कार किया। वो तो हफ्ते से ऊपर हो गया, एडमिट थी मेडिकल में, आईसीयू में। तो सीरियस ही चल रही थी, यहाँ से सीरियस ही की थी। तो उसके बाद मैं आज हमें सुबह पता चले अभी डेथ होगी रात को। बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत सपुष्टवादी, कोई भी किसी के लिए मजबूर होकर के आया कि बहन जी मेरा ये काम है, वोट दिया ना दिया, कोई कभी नहीं पूछा। आते ही साथ टेलीफोन उठाया करते अधिकारी को कहा करते इसका गुजारिश काम है करके करो इनका काम। मैं तो सारी स्टूडेंट लाइफ उन्हीं के पास गुजरी है। बहुत दयालु थे जी। कभी भी उन्होंने कभी किसी के साथ ये नहीं कहा कि भाई तेरे मुझे मेरे वोट दिए या नहीं दिए, कभी नहीं पूछा किसी से। जो भी आ गया उसी का काम करने के लिए तत्परता से टेलीफोन उठा लिया करते हैं। चलिए और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप साहू जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। प्रदीप, पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया है, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में क्या और जानकारी? देखिए, ये चरखी दादरी की पूर्व उपराज्यपाल पांडिचेरी की उपराज्यपाल रही हैं और चरखी दादरी के सरकारी आवास में ये रहती थी। और 92 वर्षीय करीब 10 दिन पहले इनकी बीमार होने के कारण इनको रोहतक पीजीआई एडमिट करवाया गया था, जहां पर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि इनकी जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर यहाँ पर जो कोविड के जो नियम है उसके अनुसार ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनके जो पैतृक गांव जो डालावास गांव है वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया और डॉक्टरों की जो टीम थी उनके द्वारा जो अंतिम प्रक्रियाएं थी, रस्म प्रक्रिया वो पूरी करवाई गई। हालांकि इनका चरखी दादरी जो निवास सरकारी आवास है यहाँ पे उनका एक बार छाव लाया गया अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन एम्बुलेंस से लाया गया था इसलिए उनको थोड़ा दूर रखा गया। और आपको ये बता दें कि भी करीब 14 चुनाव इन्होंने अपनी जिंदगी में लड़े हैं और बाल्यावस्था से ही ये राजनीति में आए थे। और 1954 में हरियाणा की पहली महिला जो थी, जो विधायक बनी थी और ये कई जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रही हैं और साथ के साथ राज्य मंत्री भी रही हैं और इसके अलावा पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं। इनके परिवार में कौन कौन है प्रदीप? देखिए, इनका जो परिवार की बात की जाए तो इनके जो भाई है और इनकी जो बहन है या फिर इनके जो सास ससुर जो थे वो तो यहाँ है नहीं फिलहाल। जो इसके जो ना तो इनका कोई बेटा है, फिलहाल इनके जो भाई बहन के जो बच्चे हैं वही इसकी जो अब तक उसकी वो रखते थे। शुक्रिया प्रदीप जानकारी के। तो हरियाणा के वरिष्ठ नेता चंद्रावती का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में पीजीआई रोहतक में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके चलते ही डॉक्टर्स की टीम ने ही उनका अंतिम संस्कार किया है। अब बड़ी खबर जालंधर से, जहां जालंधर कैंट में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने तेजधार हथियारों से हमला किया। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। परिवार के साथ ये शख्स शॉपिंग के लिए आया था और दुकान में घुसकर बदमाशों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। बड़ी खबर, जालंधर कैंट में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने तेजधार हथियारों से इस शख्स पर हमला किया। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं नकाबपोश एक शख्स दुकान के अंदर आता है और वहां शॉपिंग कर रहे एक शख्स पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करता है। ये शख्स जो पीड़ित है, बताया गया है कि अपने परिवार के साथ जालंधर कैंट में शॉपिंग के लिए आया था और उसका परिवार भी इस वारदात के दौरान उसे इस आरोपी शख्स से बचाने की कोशिश जरूर कर रहा, लेकिन आरोपी के हाथ में तेजधार हथियार था और लगातार वो शख्स पर ताबड़तोड़ वार करता रहा।
कुछ और उसके साथी भी नजर आ रहे हैं। इन बदमाशों ने तेजधार हथियारों से वार किए हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं दुकान की, जहां पर एक शख्स अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रहा था कि तभी बदमाशों ने धावा बोल दिया। दुकान में घुसकर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे परिवार बचाने की कोशिश जरूर कर रहा, लेकिन जो बदमाश आए थे उनके हाथों में तेजधार हथियार थे। इससे वो बचाने की कोशिश करते हैं शख्स को, लेकिन ताबड़तोड़ हमला किया गया। ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੋਲੀ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਮ ਜੋ ਕਿ ਭਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਵਾਅਦਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलिए और जानकारी लेंगे जालंधर से मेरे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज फोन लाइन जुड़े हैं। अब सुरेंद्र, क्या मामला है, कौन ये आरोपी थे जिन्होंने इस तरीके से हमला किया? जी बिल्कुल सुदेश, जैसे कि दीपावली के एक दिन पहले की ये घटना है और जालंधर कैंट की ये घटना है जहां पर तमाम लोग थे जो दीपावली की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उतरे हुए थे। वहीं जालंधर कैंट की एक दुकान पे ये परिवार सहित अपने शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और एक एक करके दुकान पे हमलावर घुसते हैं और तेजधार हथियारों से इस पर हमला कर देते हैं और बुरी तरह से हमला करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल ये जो घायल व्यक्ति है ये निजी हॉस्पिटल में विचाराधीन है और फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन पुलिस क्या बता पाई है, ये पीड़ित परिवार क्या बता पाया है, क्यों ये हमला किया गया? कोई विवाद था, कोई झगड़ा था किसी के साथ? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके संदर्भ में देखा जाए तो ये मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है, क्योंकि दुकान पर और भी ग्राहक थे और जैसे ही नकाबपोश आते हैं और उसी व्यक्ति पर हमला करते हैं जिसके साथ उनकी रंजिश थी। और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर 3 टीमें बना ली है उन्होंने और तीनों टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है। और तो क्या आरोपियों की पहचान हो गई है सुरेंद्र? जी, आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हुई है, पर फिलहाल जो बयान दिए हैं घायल की पत्नी ने उसी के आधार पर ये छापेमारी शुरू की है पुलिस ने। जी शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी की। तो जालंधर कैंट में एक दुकान पर शॉपिंग के लिए आए शख्स पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने तेजधार हथियारों से हमला किया है। हालांकि इस पीड़ित की जान खतरे से बाहर बताई गई है, इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी टीमों का गठन कर दिया है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मैट फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में ये आग फैल गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लाइट चली गई। लाइट जाते ही हम बाहर निकले, एक बार देखा भी लाइट क्यों गई, तो पता लगा कि फैक्ट्री में आग लग गई न्यू मार्ट रोड में। और आते ही फिर देखा 2-3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं आग में काबू पाने के लिए। बहुत मतलब ज़्यादा आग लगी है, काफ़ी नुकसान हो गया इनका, बहुत ज़्यादा। हमारे पास अभी पूरे पानीपत के अंदर 5 से 6 फायर कॉल हैं और हमारी 10 गाड़ियाँ, इसके अलावा हमने NFL से और थर्मल से गाड़ी मंगाई है ताकि हम सभी सिचुएशन कंट्रोल कर सकें। तो क्या पोजीशन क्या है? अभी जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं जाटल रोड की, तो फायर कंट्रोल में है, बट अभी कमर्शियल मटेरियल है, चल रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं और काम चल रहा है। इधर मोगा और अमृतसर में भी आग का तांडव देखने को मिला। मोगा के कस्बा बाघा पुराना में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको अमृतसर की दिखा रहे हैं। अमृतसर के हुसैनपुरा की तस्वीर है, जहां एक लोहे की फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। सानू टैंगो 3 तो कॉल आई, इन्फॉर्मेशन मिली सानू कि हुसैनपुरा चौक से
ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਗਲੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਔਰ 5 ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। सरकारी फैक्ट्री है? ਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ अचानक ही कोई आगे 5 बजे ना आग लगी। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में 500 से 900 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया और लोग जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर हैं। पाबंदी के बावजूद दिवाली पर चले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा खराब हो गई और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति तक जा पहुंची। पूरी रात दिल्ली तो प्रदूषण की चादर में लिपटी ही रही। सुबह भी प्रदूषण से पैदा हुए धुंध से वहां विजिबिलिटी बेहद कम रही और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटाखों की वजह से दिल्ली के किस इलाके में कितनी हवा जहरीली हुई, आइए ये जान लेते हैं। आज सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 दर्ज हुआ। पंजाबी बाग में 544 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 18B में 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रहा। अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 और बवाना इलाके में AQI 623 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पर खतरनाक होता है ये जान लीजिए। 151 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अनहेल्दी माना जाता है। 201 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, जबकि 301 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। अभी तो दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ज्यादा है, तो समझ लीजिए दिल्ली के लोगों के लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक रोक लगा दी थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बड़ी खबर, ऑयल टैंकर ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। टैंकर से तेल चोरी का सिलसिला सालों से जारी है। 4 मौतों के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। मोहाली के लालड़ू में ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हुआ था। टैंकर से तेल चोरी करते वक्त ये हादसा हुआ। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टैंकर से तेल चोरी की जा रही थी। सालों से ऐसा हो रहा है। 4 मौतों के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। ये मामला मोहाली के लालड़ू का है, जहां ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हुआ था। और अब आपको जानकारी देने की टैंकर से तेल चोरी के वक्त ये हादसा हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि टैंकर से इस तरीके से तेल चोरी किया जा रहा था, बल्कि सालों से ये सिलसिला जारी है। मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, ऑयल टैंकर ब्लास्ट से बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है कि किस तरीके से यहां चोरी किया जा रहा था तेल, और ना सिर्फ इस बार बल्कि सालों से यह सिलसिला जारी है। क्या और जानकारी है? और आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि सालों से ऐसा हो रहा था। देखिए सुदेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कई सालों से इस तरह की जो तेल की चोरी हो रही थी और प्रशासन और पुलिस बिल्कुल चुपचाप थी, सबको पता था। आज हम यहां पर पहुंचे हैं, ये ढाबा है रामा पंजाबी ढाबा, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। पहले 3 लोगों की मौत हुई और आज चौथा जो पीजीआई में था उसकी भी मौत हो गई है। आज हम यहां पहुंचे हैं और आपको बताएंगे ये जो खेल था, जो ऑयल टैंकर यहां पर आते थे। सामने तो ये ढाबा है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, अंदर ले चलने की, कि अंदर का जो माहौल है। हालांकि ब्लास्ट इतना तेज हुआ था सुदेश कि ब्लास्ट के बाद ये पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं, शीशे पूरी तरह से टूट गए थे। और उसके बाद अंदर की तस्वीरें हैं। कोशिश करेंगे अंदर, संदीप को मैं कहूंगा
पीछे ब्लास्ट हुआ, लेकिन ब्लास्ट की वजह से ये जो दीवार है आप देख सकते हैं पूरी दीवार में दरार हो चुकी है। पूरी ब्लास्ट इतना तेज था, आपको दिखाएंगे कि जो ढाबा है उसके पीछे की कहानी, यानी कि ढाबे के पीछे किस तरह से इलीगल अवैध काम चल रहा था। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि ऊपर ले जाकर के पीछे की साइड इन्होंने एक गोडाउन टाइप बनाया हुआ था और गोडाउन में किस तरह से ये तेल की चोरी यानी कि इलीगल तरीके से किस तरह से काम चल रहा था। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, ये ढाबे के पीछे का माहौल है, हालांकि काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है, 4 लोगों की जानें गई हैं। ये पीछे का ढाबे के बिल्कुल पीछे ये गोडाउन बनाया है, आप देख सकते हैं यहीं पर ब्लास्ट हुआ। और यहाँ पे ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर 4 लोगों की मौके पर, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई थी और एक आज पीजीआई में जिसने दम तोड़ा है। लेकिन अब ये हमने कोशिश करी जानने की कि आखिर ये खेल चल कैसे रहा था। ये खेल का खुलासा ये हुआ है कि ये जो ढाबा मालिक है जसविंदर सिंह, कई सालों से ढाबे के पीछे यहाँ पर ऑयल टैंकर आते थे, अवैध तरीके से इनको खाली किया जाता था, इनको ड्रम्स में भरा जाता था और उसके बाद 10 से 20 रुपए सस्ते पेट्रोल पंप से सस्ते रेट में इनको बाहर बेचा जाता था। और कई सालों से ये जो खुलासा है, अभी जो पड़ोस के यहाँ पे ढाबे वाले हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार पुलिस को कंप्लेंट करी, लेकिन पुलिस को कंप्लेंट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि पुलिस भी मिली भगत थी। अगर पुलिस को पहले कार्रवाई कंप्लेंट भी दी गई, कई बार कंप्लेंट दी गई, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 4 मौतें हुई। और जांच की बात की गई है, प्रशासन की तरफ से जांच की बात की गई है, लेकिन कितना सीरियस है प्रशासन, कितनी सीरियस है पुलिस, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ जांच की बात कह दी, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर हुआ क्या है सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये हाईवे है, लालड़ू दिल्ली हाईवे है और जितने भी यहाँ पर जो ढाबे हैं जहाँ पर ऑयल टैंकर खड़े होते हैं वहां से तेल चोरी किया जाता है, टैंकर से जो है सामान इसमें तेल चुराकर उनको इलीगल तरीके से बेचा जाता है, यानी कि सस्ते रेट में 10 से 20 रुपए। हालांकि हमने जो ढाबे के साथ वाले ढाबे जो मालिक हैं उनसे भी बात करी है, उन्होंने भी खुलासा किया है कि हमने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट का असर कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो ये मालिक था ये उनको डरावा देता था कि हमने सबको खरीदा हुआ है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि अब जितना बड़ा हादसा हुआ, प्रशासन ने अब जांच की बात की है कि जांच जो है वो की जाएगी, यहाँ पर पूरा सील कर दिया है, पुलिस यहाँ पर बिठा दी है। चलिए देखना होगा मनोज की जांच कब होगी और जांच किस तरह से होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ 4 जानें चली गई हैं। प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ अवैध तरीके से तेल निकालकर उसे बेचा जा रहा था। ऑयल टैंकर हादसे पर न्यूज 18 का ये बड़ा खुलासा कि यहां सालों से तेल चोरी का सिलसिला चल रहा था, प्रशासन को इसकी खबर थी, पुलिस तक जानकारी थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस को समर्पित निहंग जथेबंदियों की तरफ से मोहल्ला निकाला जा रहा है। निहंग सिंह जथेबंदियां अपने कर्तव्य दिखा रही हैं और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर ये निहंग जथेबंदियां यहां इकट्ठा हुई हैं, मोहल्ला निकाला जा रहा है। निहंग सिख जथेबंदियां अपने कर्तव्य दिखा रही हैं। सीधे रुख करेंगे अमृतसर का, तस्वीरें आपको दिखा रहे मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, अमृतसर से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कैसे मोहल्ला निकाला जा रहा है बंदी छोड़ दिवस के मौके पर, और क्या जानकारी है और किस तरीके से यहां मोहल्ला निकाला जाता है, और ये जो तस्वीरें हैं इनके बारे में जरा जानकारी। लगता है राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर से सीधी तस्वीरें हैं, निहंगों का जाहो जलाल यहां पर आप देख पा रहे हैं। निहंग जथेबंदियों की इसे मार्शल आर्ट आप कह सकते हैं। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर यह मोहल्ला निकाला जा रहा है, कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, जौहर दिखाया जा रहा है, किस तरह से घुड़सवार एक के बाद एक आ रहे हैं और एक बेहद अद्भुत नजारा जहां एक घुड़सवार 2 घोड़ों पर सवार होकर रफ्तार के साथ हवा से बातें करता हुआ निकल रहा है और सिख जथेबंदियों की तरफ से यहां पर निहंग सिख यहां मोहल्ला निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हैं और यहां कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग जाहो जलाल कर रहे हैं,
हालांकि अमृतसर में मौसम ने अचानक से करवट ली, बारिश हुई और उसके बीच में भी बंदी छोड़ दिवस के मौके पर ये जौहर दिखाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। राजीव, नजारा हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कैसे बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग यहां जुटे हैं, करतब दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे इस दिन के महत्व और इन जत्थेबंदियों की तरफ से, निहंगों की तरफ से जो करतब दिखाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी। जी देखो, जो सिख इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ B ਬਲਾਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਗੱਤਕਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ने और इस वेले जी शुक्रिया राजीव जानकारी के। तो बंदी छोड़ दिवस के मौके पर अमृतसर में ये निहंग जत्थेबंदियां इकट्ठा हुई है, महल्ला निकाला जा रहा है और खालसाई खेल दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।